BDTH नोबल के एक और मजेदार से एपिसोड में आपका स्वागत है। हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियान को आखिर वो मॉन्स्टर कोर कैसे मिलता है और ये बात बिल्कुल सही थी कि हमारी जिया अगर नहीं होती तो जियान की पूरी मेहनत बर्बाद जाने वाली थी। लेकिन उससे पहले एक जरूरी सूचना, जो हमारे हेलगार्डन फैमिली के नए मेंबर बने हैं और अगर आपने इससे पिछले वाले एपिसोड्स नहीं देख रखे तो डिस्क्रिप्शन में जाके आपको नोबल की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पे आप बाकी के एपिसोड्स को देख सकते हो। चलो स्टोरी पे वापस आते हैं। कल जब शाओली और जियान अपना डिस्कशन कर रहे थे तभी एक बाहर से एल्डर आता है। वो कहता है कि फर्स्ट एल्डर सूचियन आप दोनों का बाहर वेट कर रहे हैं क्योंकि वो ओल्ड एंशियन इस ब्लैक एम्पर सिटी से बाहर जाने का प्लान बना रहा है। ये सुन के जियान और शाओली बाहर की तरफ भागने लगते हैं, जहाँ पे ऑलरेडी काफी लोग प्रेजेंट थे और ऑफ कोर्स उनमें लिटिल फेरी डॉक्टर और जिया भी थी। तभी हमारा ध्यान जाता है फर्स्ट एल्डर सूचियन पे, जिनके फेस पे जियान को देख के एक स्माइल आ गई थी। तभी एक शार्प आइज वाली फीमेल सर्वेंट स्टेज पे दो लीडर्स की सीट लगा देती है, जहाँ पे जियान और शाओली दोनों जाके बैठ जाते हैं। जियान कहते हैं फर्स्ट एल्डर उस ओल्ड एंशियन की कोई न्यूज मिली है? इस बात पे सूचियन हाँ बोल देते हैं। वो बताते हैं जो न्यूज मुझे मिली है उसके हिसाब से वो ओल्ड एंशियन ऑलरेडी सिटी को छोड़ चुका है। लेकिन यहाँ पे मामला थोड़ा सा स्ट्रेंज लग रहा है क्योंकि उस बुड्ढे ने अपने पीछे के ट्रेसेस बिल्कुल भी नहीं हाइड करे थे, बल्कि वो ईस्टर्न गेट से सबकी आंखों के सामने गया है और शायद अब तक तो ब्लैक एम्पर सिटी में बाकी के फैक्शंस को ये खबर मिल गई होगी। ये सुन के हम जियान का एक्सप्रेशन को थोड़ा सा सीरियस होते हुए देखते हैं क्योंकि उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि बुड्ढा आखिर करना क्या चाहता है, क्योंकि इतनी ज्यादा खतरनाक सिचुएशन में वो इतनी ज्यादा हाई प्रोफाइल एक्ट कर रहा है। अब भले ही वो एक एलिट दोजोंग हो, लेकिन जितने लालची लोगों का उसे सामना करना है उसके लिए एक जेन्युइन दोजोंग की स्ट्रेंथ काफी नहीं है। अब खैर 8 और 9 स्टार दोजोंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। शाओली कहता है कि उस बुड्ढे का ये कोई क्लोन तो नहीं है जिससे वो हम लोगों को अपने चक्कर में फंसाना चाहता हो। इसका आंसर करते हुए एल्डर सूचियन अपना सिर हिलाते हैं। वो कहते हैं कि ओल्ड एंशियन के आसपास ऑब्जर्व करने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है जिन्हें क्लोन के बारे में इजीली मालूम पड़ जाएगा। वहीं पे ओल्ड एंशियन के सब्स्टिट्यूट का तो कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि इतनी जल्दी उसे अपने लेवल का दोजोंग वॉरियर ढूंढना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है और अगर उसे कोई अपने जैसा दूसरा दोजोंग साथ देने वाला मिल जाता है तो फिर उसे सब्स्टिट्यूट की क्या जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि अगर ओल्ड एंशियन जैसे दो लोग सामने आ जाएं तो इस ब्लैक कॉर्नर रीजन में शायद ही उसे कोई रोक सके। ये सुन के जियान भी अपनी आईब्राउज को नेट कर लेता है। वो कहता है कि ओल्ड एंशियन के ऊपर तो कई फैक्शंस और बहुत सारे एक्सपर्ट्स की नजर है। अब मुझसे कोई ये मत कहना कि इन सबसे ये अकेले डील करना चाहता है। अब इस क्वेश्चन को सुन के सूचियन भी थोड़ा सा हेजिटेट करने लगे थे। वो कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा ब्रूटल तरीके का इंसान है और इस वजह से हम इस पॉसिबिलिटी को पूरी तरीके से रिमूव नहीं कर सकते। अब इस बात पे तो जियान को बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि कहीं ऐसा होता तो सच में ओल्ड एंशियन काफी ज्यादा विचित्र प्राणी है। क्योंकि ओल्ड एंशियन एक दोजोंग और ओल्ड जनरेशन का वॉरियर है, तो उसे अच्छे से पता होगा कि कितने दोजोंग लेवल के वॉरियर इस बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा में इंटरेस्टेड है। अब कहीं ऑर्डिनरी इंसानों की बात करें तो वो ओल्ड एंशियन से डर जाएंगे, लेकिन उसकी सेम क्लास के एक्सपर्ट्स को इग्नोर करना उसके लिए पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है। अभी जियान आराम से बैठा अपनी चेयर पर टैप टैप कर रहा था। वो पूछता है क्या आपको डीमन फ्लेम वैली की किसी एक्टिविटी की न्यूज मिली? इसका रिप्लाई करते हुए एल्डर सूचियन कहते हैं कि डीमन फ्लेम वैली के लोग भी इस बात से अवेयर हैं कि ओल्ड एंशियन सिटी को लीव करने वाला है। अभी उन लोगों ने उससे थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखा है, लेकिन फिर भी वो उसे लगातार फॉलो कर रहे हैं। इससे ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि उनका इमीडिएटली अटैक करने का कोई प्लान नहीं है। ये सुन के जियान एक नोड कर देता है। हम देखते हैं उसे थोड़े सोचने के बाद खड़े होते हुए। जियान एक डीप आवाज में कहता है कि अगर ऐसी बात है तो हमें भी मूव करना होगा, क्योंकि यहाँ पे बैठ के रैंडमली गैस करना तो बिल्कुल सही बात नहीं है, बल्कि हमें भी उस ओल्ड एंशियन को फॉलो करना चाहिए जिससे ये मालूम पड़े कि आखिर वो क्या प्लान कर रहा है। क्योंकि जैसा मुझे लगता है ओल्ड एंशियन का कैरेक्टर काफी ज्यादा कॉशियस है और वो डेफिनेटली किसी को ऐसे ही वो बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा तो नहीं दे देगा, क्योंकि वो ओल्ड मैन अपनी स्ट्रेंथ में काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट भी है। अब जियान की मूव करने की बात पे सब लोग हाँ बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन का कोई सवाल ही नहीं उठ रहा था। हम इमीडिएटली जानन अकेडमी और शाओगेट के लोगों को तैयार होते हुए देखते हैं, जिसके बाद वो एक एक करके इस कंपाउंड से बाहर चले जाते हैं, क्योंकि अब उन सबका गोल था ओल्ड एंशियन का धीरे धीरे करके पीछा करना, जिससे उनके पास उसकी लेटेस्ट न्यूज बनी रहे। खैर जैसे जियान का ग्रुप ब्लैक एम्पर सिटी को छोड़ के जाता है, उनके जाने की खबर भी इस पूरी की पूरी ब्लैक एम्पर सिटी में फैल गई थी। जब मोशिंग टियान का स्पाई उसे ये बात बताता है तो हम उसके फेस पे इंडिफरेंट एक्सप्रेशन को देख सकते हैं। वो एक नोट करने के बाद उस जासूस को वापस जाने का ऑर्डर देता है। तभी हमारा ध्यान जाता है चीशेन पे, जो कि इस जासूस को जाते हुए ध्यान से देख रहा था। वो कहता है ये काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड बात है कि यानशाओ और शाओगेट दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमारी थोड़ी सी परेशानियां बढ़ सकती हैं, क्योंकि अब उनकी साइड में दो दोजोंग हो चुके हैं। इस बात पे मोशिंगटियन भी नोट कर देता है। अभी उसका चेहरे का एक्सप्रेशन काफी ज्यादा अगली लग रहा था, क्योंकि पहले उसे ऐसा लग रहा था कि यानशाओ और शाओगेट के बीच में दुश्मनी हो जाएगी। वो कहता है अगर यानशाओ और शाओगेट पुराने जोड़ीदार नहीं है तो ऐसा हो सकता है कि शाओगेट ने उन्हें वो रूलर टेक्निक दे दी हो जिसे उन लोगों ने हमारे ऑक्शन से बाय किया था, क्योंकि उसके अलावा इनके बीच में कोऑपरेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता। तभी हमारा ध्यान जाता है मोया पे, जिसके फेस से हम काफी ज्यादा एंजाइटी को देख सकते हैं, क्योंकि उसके लिए वो जोंग ब्रेकिंग पिल काफी ज्यादा जरूरी है। लेकिन इशू ये है कि उसे चीशेन भी रिफाइन नहीं कर सकता, और अगर जियान की वो जोंग ब्रेकिंग पिल उसे नहीं मिलती है तो उसे अपना भविष्य भी काफी ज्यादा अंधकार में दिखाई दे रहा था। वो कहता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि अब शाओगेट और यानशाओ ने अपने हैंड्स को ज्वाइन कर लिया है, जिससे उनकी स्ट्रेंथ तो एकदम नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुकी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें उस जोंग ब्रेकिंग पिल के बारे में बोलना पड़े। ये सुन के तो मोशिंगटियन को और भी ज्यादा गुस्सा चढ़ गया था। वो चिल्लाती हुई कहता
कहता है कि तुम किस बात के लिए इतने एंग्शियस हो, अभी वो लोग साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। अब तुम मुझसे ये मत कहना कि तुम अकेले जाके उनकी कॉपरेशन को तोड़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है दो दोजोंग की और इनसे पंगे तो मैं खुद भी नहीं ले सकता हूँ। इस वजह से तुम शांति से बैठ के यहाँ पे वेट करो, क्योंकि वो क्लियरली ओडेंशियन को टारगेट करेंगे। लेकिन वो इंसान बिल्कुल भी ऑर्डिनरी नहीं है, जिस वजह से उसके हाथों में से बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा को लेना इतना ज्यादा आसान नहीं होगा। अब इतना बड़ा लेक्चर सुन के मोया का तो बिल्कुल मुंह नहीं खुलता। तभी हमारा ध्यान जाता है चीशेन पे। वो कहता है कि सेक्ट लीडर इस ओल्ड एंशियन के साथ मुझे कुछ गलत सा लग रहा है, क्योंकि उसके कॉशियस कैरेक्टर को देखते हुए वो ब्लैक एम्पर सिटी से इस तरीके से बैंड बाजा बारात लेके तो नहीं निकलेगा, क्योंकि वो भी अच्छे से जानता है कि उसका इंतजार कितने लोग कर रहे हैं। ये सुन के मो शिंगटियान के फेस पे एक स्ट्रेंज स्माइल को अपीयर होते हुए देखते हैं। मो शिंगटियान कहता है कि इस ओल्ड मैन को ट्रिक्स को खेलना भी आता है, इस वजह से हमें इतनी बेवकूफी की बात पे बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। ये सुन के मोया और चीशन एक दूसरे से ग्लैंसेस एक्सचेंज करते हैं। अब खैर वो लोग मो शिंगटियान के बोलने का वेट कर रहे थे, लेकिन मो शिंगटियान अपना मुंह बंद करके रखता है। इस वजह से चीशन को आगे आके पूछना पड़ता है। चीशन कहता है कि सेक्ट लीडर ये ओल्ड एंशियन क्या करना चाहता है, लेकिन लगता है मो शिंगटियान सबको अंधेरे में रखना चाहता था। वो कहता है जब समय आएगा तो तुम्हें मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि ये बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हमारा ब्लैक एम्पर से किसी को ऐसे ही दे दे। अब मो शिंगटियान की आंखों में एक डेंसनेस को आते हुए देखते हैं। वो कहता है हमें तो यहाँ पे बैठ के शो को आराम से देखना है, क्योंकि इन लड़ाइयों में जितने ज्यादा लोग मारे जाएंगे उतना ही हमारा फायदा होने वाला है। अब खैर चीशन और मोया को घंटा समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी बत्ती से दिखाते हुए देखते हैं। तभी मो शिंगटियान का ध्यान जाता है ब्लैक एम्पर सिटी के थोड़े से आउटसाइड। वो अपनी आईब्राउज को निट करते हुए कहता है कि हमने इस बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा को काफी टाइम तक स्टडी किया है, लेकिन उसके बाद भी हमें बोधिसत्व हार्ट का कोई क्लू नहीं मिला, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो हमें भी इस बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा को बाहर नहीं निकालना पड़ता। लेकिन फिर भी चाहे कुछ भी हो, जो चीज हमारी है वो हमारे हाथों में ही रहनी चाहिए, और जो चीज हमारा ब्लैक एम्पर सेक्ट ऑब्टेन नहीं कर सकता है मैं उसे और किसी को ऑब्टेन करने नहीं दूंगा। तभी हमारा ध्यान जाता है जियान के ग्रुप पे, जो कि मेन रोड के पास छोटी सी पहाड़ी के साइड में छिपे हुए थे। तभी हमारा ध्यान जाता है ग्रे कलर के बालों वाले ओल्ड मैन पे, जो कि इस रोड को ऐसे क्रॉस कर रहा था जैसे उसने आसपास का ये स्ट्रेंज एटमोस्फियर बिल्कुल भी नोटिस न किया हो, क्योंकि इस समय उसकी बॉडी पे इतनी ज्यादा लोगों की नजरें टिकी हुई थी जिससे किसी पत्थर में भी अनगिनत छेद हो सकते हैं। अब चाहे लोगों के दिमाग में कितना भी बड़ा लालच भरा हो, लेकिन इनमें से किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो सबसे पहले ओल्ड एंशियन के ऊपर हमला करे। वो इस समय इस बुड्ढे को बस फॉलो करना चाहते थे। अब भले इनकी जान खतरे में हो, लेकिन इस बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा को कोई नहीं छोड़ना चाहता। तभी हमारा ध्यान जाता है जियान पे, जो कि काफी ज्यादा सीरियस नजरों से ओल्ड मैन को देख रहा था। जियान कहता है कि ये बुड्ढा तो बिल्कुल भी एंग्शियस नहीं लग रहा, क्योंकि जिस तरीके से ये लचक लचक के चल रहा है, इतने में तो पूरी ब्लैक एम्पर सिटी यहाँ पे आ चुकी होगी। साइड में खड़ा शाओली भी ये बात बिल्कुल नहीं समझ पा रहा था। ओल्ड एंशियन के ये पैंतरे उसे काफी ज्यादा अनसर्टन फील करवा रहे थे, क्योंकि यहाँ पे अगर कॉमन सेंस का यूज किया जाए तो जिसके हाथ में भी इतना ज्यादा खतरनाक ट्रेजर होगा वो अपनी पूरी स्पीड का यूज करके इस डेंजरस प्लेस से जाने की कोशिश करेगा। वहीं पे ये ओल्ड फेलो इतना ज्यादा अजीब व्यवहार कर रहा है। कैसे सच में ऐसा लगता है कि अपनी स्ट्रेंथ पे रिलाई करके सारे के सारे एक्सपर्ट्स को अकेले हरा सकता है, क्योंकि ब्लैक कॉर्नर रीजन में एक्सपर्ट्स की बिल्कुल भी कमी नहीं है। तभी साइड में से हमें सूचियान की आवाज आती है। वो कहते हैं कि इस फॉरेस्ट में लोगों के और भी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, और जिनमें से कई ऐसे लोग हैं जो काफी ज्यादा स्किल्ड हैं। इस वजह से इनमें से जो भी पहले अटैक करेगा वो एक चेन रिएक्शन को क्रिएट कर देगा, जिससे यहाँ की सिचुएशन काफी ज्यादा क्योटिक हो सकती है, और उस समय इस ओल्ड एंशियन को भी काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इस बात पे तो जियान पूरी तरीके से एग्री कर रहा था। जियान अपनी नजर को चारों तरफ घुमा के देखता है, लेकिन उसे डीमन फ्लेम वैली के लोग कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। जब जियान ये सवाल पूछता है तो इसका जवाब देते हैं एल्डर सूचियान। वो कहते हैं कि डीमन फ्लेम वैली के लोग ओल्ड एंशियन के ऊपर नजर रख रहे होंगे, लेकिन इस बार डीमन फ्लेम वैली ने अपने बहुत ही ज्यादा पावरफुल एक्सपर्ट्स को यहाँ पे भेजा है। इस वजह से अगर वो यहाँ पे छिपने की कोशिश करते हैं तो उन्हें ढूंढना डेफिनेटली मुश्किल होगा। ये सुन के जियान दोबारा से उन्हें ढूंढने की कोशिश करता है। खैर उसे डीमन फ्लेम वैली का तो कोई नहीं दिखाई देता, लेकिन उसे ओल्ड एंशियन का बैग जरूर दिखाई देता है। पर न जाने क्यों जियान को एक ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे यहाँ पे चीजें बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि सारे लोगों का ये कहना है कि ये बुड्ढा काफी ज्यादा क्राफ्टी है, मतलब इसे ट्रिक्स खेलना आता है, लेकिन ये जिस तरीके से चल रहा है उसकी डिस्क्रिप्शन इससे बिल्कुल मैच नहीं खाती। खैर जियान जब ये सोच रहा था तभी हम ओल्ड एंशियन के पीछे कमोशन को क्रिएट होते हुए देखते हैं, और ऑफ कोर्स ये कमोशन हमारे जियान ने भी सेंस कर लिया था। वो कहता है क्या ये लोग हमला करने वाले हैं, क्योंकि जो स्ट्रेंज एटमोस्फियर यहाँ पे बना हुआ था वो अचानक से टूट जाता है, और इनका कारण है 10 शैडो की तरह आने वाले लोग, जिनके पीछे हम कई लोगों को आते हुए देख सकते हैं। अब ये 10 लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं, और जो विशेष और इनकी बॉडी से लीक हो रहा था उससे लोगों को ये मालूम पड़ गया था कि ये वो कैरेक्टर्स हैं जो पैसों के लिए अपनी जान देने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं। और आगे तुम्हारा एक और कंफ्यूजन क्लियर होने वाला है, क्योंकि जो लोग ओल्ड एंशियन का पीछा कर रहे थे हम उन्हें भी एकदम रुकते हुए देखते हैं, क्योंकि उनके सामने 10 लोग अपीयर हुए थे। अभी दोनों ही पार्टीज के एक्सप्रेशन काफी अलग अलग थे, क्योंकि एक तरफ पीछा करने वाले लोग काफी एजिटेट हो रहे थे, और ये था उस बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा की ग्रीड की वजह से। तभी हमारा ध्यान जाता है उन 10 लोगों के ग्रुप पे, जिनका लीडर क्लियरली एक 2वां क्लास का एक्सपर्ट होता है। खैर इस ग्रुप की स्ट्रेंथ बिल्कुल भी वीक नहीं थी। ये ब्लैक कॉर्नर रीजन के वही लोग थे जो प्रॉफिट के लिए कुछ भी करने के लिए बिल्कुल तैयार थे, और साथ ही में ये ब्लैक कॉर्नर रीजन के क्योटिक होने के एक कारण भी थे। अब मुझे लगता है राइटर ने सस्ते नशे करके इस चैप्टर को लिखा था, क्योंकि कई बार वो यही भूल जाता कि वो किसके बारे में बात कर रहा
रहा है तो मुझे ब्लेम मत करना। स्टोरी में आगे बताया जाता है यहाँ पे सभी लोगों को पता था कि वो जिसको फॉलो कर रहे हैं वो एक जेन्युइन दोजोंग है, लेकिन उसके बाद भी उनका लालच उन्हें पीछे बिल्कुल हटने नहीं देता। और अब समय आ गया था जब लोग अपना आपा खो बैठते हैं, क्योंकि अब लोगों ने एक्शन लेना शुरू कर दिया था। और ये वही 10 लोगों का ग्रुप था। अब क्योंकि उन लोगों ने ब्लैक कॉर्नर में काफी कम फाइट्स करी थी तो इन्हें ओल्ड जंक्शन जैसे ओल्ड मॉन्स्टर के बारे में घंटा कुछ नहीं पता था। बस उनके दिमाग में एक बात थी कि अगर वो किसी भी तरीके से इस बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा को स्नैच कर लेते हैं तो वो इस दुनिया के मार्शल आर्ट्स के एकदम पीक पे जा सकते हैं। और उस समय इस छोटे से ब्लैक कॉर्नर रीजन की तो बात ही छोड़ो, बल्कि उनके एक बार हाथ घुमाने से ये पूरा का पूरा द्वीपी कॉन्टिनेंट हिल जाएगा। अब भले ये 10 लोग काफी तक ग्रीडी हों, पर खैर इनके पास थोड़ी सी एबिलिटी भी थी। हम देखते हैं फटाक से क्राउड से बाहर जाते हुए, जो कि शेडो में ट्रांसफॉर्म होकर ओल्ड जंक्शन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब इन 10 लोगों की ये हरकत देख के कई फैक्शंस वहीं पे रुक जाते हैं। अभी कई लोगों को तो इन पे काफी ज्यादा तरस भी आ रहा था, क्योंकि ये लोग बिल्कुल जोकरों की तरह कूदते हुए दिखाई दे रहे थे, जिन्हें ये डेथ कैसे लिखी जाती है ये मालूम नहीं है। क्योंकि खजाना तो अच्छी चीज है, लेकिन अगर तुम्हारी जान ही नहीं बची तो फिर क्या फायदा। अब इन 10 लोगों ने फॉरेस्ट की डार्कनेस का फायदा उठा के ओल्ड जंक्शन को भले ही घेर लिया हो, और अभी इन्हें ऐसा भी लग रहा था कि जैसे कि वो बहुत ज्यादा फायदे में है। और जब उनका लीडर एक सिग्नल करता है तो हम उन सबको एक साथ अटैक करते हुए देख सकते हैं, पर इनके इस अटैक करने के तरीके में बिल्कुल भी नॉइज नहीं था। इन 10 लोगों के ब्लेड्स टारगेट कर रहे थे ओल्ड जंक्शन के फेटल स्पॉट्स को, लेकिन अक्सर वैसा होता नहीं है जैसा हम सोचते हैं। जब इनका ब्लेड ओल्ड जंक्शन से टकराने वाला था तभी ओल्ड जंक्शन की बॉडी एकदम इल्यूजनरी हो जाती है और इनके ब्लेड उस बॉडी के अंदर से पास हो गए थे। पर सीन कुछ ऐसा था कि जब ये 10 लोग धरती पर लैंड करते हैं तो इनकी बॉडी एकदम स्टिफ पड़ चुकी थी। अब खैर इस एक्टिविटी की वजह से हम ओल्ड जंक्शन को थोड़ा सा पॉज होते हुए देखते हैं, जिसके 1 सेकंड के बाद ही वो दोबारा से चलना शुरू हो गया था। पर ओल्ड जंक्शन बिल्कुल भी पीछे मुड़ के नहीं देखता। तभी हमारा ध्यान जाता है पीछे के ग्रुप पे, जो कि इस समय काफी भयानक तरीके से सांस लेने की कोशिश कर रहा था। और अब वो ओल्ड जंक्शन की फ्राइटनिंग स्ट्रेंथ की क्लियरली अंडरस्टैंडिंग पोजेस करते थे, क्योंकि जब उसने अपने ऑरे को थोड़ा सा रिलीज किया था तो इस फॉरेस्ट में काफी डिप्रेसिंग माहौल फैल जाता है। खैर तभी हमें एक टहनी के टूटने की आवाज आती है, जिससे ये सारे के सारे लोग अपने शॉक्ड एक्सप्रेशन से बाहर आ जाते हैं। लालच किसी का पीछे इतनी आसानी से छोड़ता नहीं है, इस वजह से इन सभी की नजर दोबारा से ओल्ड जंक्शन के बैग पे लग चुकी थी। हम यहाँ पे कई लोगों की आंखों में काफी ज्यादा क्रेजीनेस को देख सकते हैं। अब जैसे जैसे उनकी ग्रीड बढ़ती जा रही थी हम लोगों को अपने ऑरे को रिलीज करते हुए भी देख सकते हैं। और अगले मूवमेंट में कई लोग बहुत सारे एरोज को शूट कर देते हैं, जो कि किसी बारिश की बूंदों जैसे लग रहे थे। पर जब वो सारे के सारे तीर ओल्ड जंक्शन के 10 मीटर के दूरी पे पहुंचते हैं हम देखते हैं उन्हें वहीं पे हवा में पॉज होते हुए, जहाँ से एक अनयूजुअल फोर्स उन्हें धीरे धीरे करके घुमाने लगती है। फिर वो एरो जिस तरीके से आए थे उसी तरीके से वापस शूट हो जाते हैं और एक ही पल के बाद में हम लोगों को यहाँ पे कर्राने की आवाजें सुन सकते थे। तभी एक बंदा कहता है कि किल हिम, दूसरा बंदा कहता है कि अगर हम एक बार इसे मार डालते हैं तो हमें वो बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा मिल जाएगा। तभी हमें तीसरे बंदे की आवाज सुनाई देती है, वो कहता है मुझे एक बार बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा मिल गया तो फिर बोधिसत्व हार्ट को ढूंढने की कोई परेशानी नहीं है, जिसके बाद अपन बन जाएगा एक दोशेंग और ये ब्लैक कॉर्नर रीजन तो अपनी ससुराल बनेगी। यहाँ पे भले ही कई लोग दर्द के मारे चिल्ला रहे हों, लेकिन ये लालच से पागल हुए लोगों का कुछ नहीं हो सकता, बल्कि इस फेरोसिटी को देख के उनकी आंखें और भी ज्यादा लाल हो गई थी। हम कई लोगों को जोश से चिल्लाते हुए देख सकते हैं, जिससे ये माउंटेन फॉरेस्ट और भी ज्यादा कियोस में चला गया था। कई लोग अपने अलग अलग वेपन्स को लेकर ओल्ड जंक्शन के ऊपर टूट पड़ते हैं। वो इस समय ऐसे वाइल्ड बीस्ट की तरह लग रहे थे जिसने अपनी पूरी रीजनिंग खो दी हो। लेकिन इतनी तादाद में लोगों को आते हुए देख हम ओल्ड जंक्शन के फेस पे कोई भी हेजिटेशन को नहीं देखते हैं। खैर पैनिक की तो बात ही दूर है, वो जैसे ही अपने हाथ को उठाता है हम वहाँ से एक द्वीपी पिलर को जाते हुए देखते हैं और जो भी इस द्वीपी पिलर से टकराता था वो अपने मुंह से खून फेंक के अपनी जान को गवा देता था। ऑफ कोर्स ये बात किसी दो हुआंग लेवल के एक्सपर्ट के लिए लागू नहीं होती है। अब कुछ मंद बुद्धि लोगों को समझ में आ गया था कि दोस्तों की पावर क्या होती है। तभी हमारा ध्यान जाता है जियान पे, जो कि इस समय एक हिल के टॉप पे था। इस समय वो इस फॉरेस्ट के केओटिक माहौल को काफी तक काम नजरों से देख रहा था, क्योंकि ये सिचुएशन बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं थी, क्योंकि ये एक वन साइडेड मैसेकर था। क्योंकि जिन फैक्शंस के पास कुछ स्ट्रेंथ थी उन लोगों ने भी हमला बिल्कुल नहीं किया। हमला करने वाले लोग तो बस वो थे जो यहाँ पे खेलते खेलते चले आए थे, और इस तरीके के लोग ओल्ड जंक्शन की आंखों में चींटियों से ज्यादा है नहीं। इस वजह से ओल्ड जंक्शन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि यहाँ पे एक चींटी है या फिर चींटियों का पूरा ग्रुप। तभी हमारा ध्यान जाता है शाओली पे, जो जब इस फॉरेस्ट को खून से एकदम लाल होते हुए देखता है तो उसका एक्सप्रेशन भी थोड़ा सा सीरियस हो गया था। शाओली कहता है कि ये ओल्ड जंक्शन सच में काफी अच्छा टेम्पर रखता है, क्योंकि इतने सारे लोगों को मारने के बाद भी ये बिल्कुल भी टायर्ड फील नहीं कर रहा है। शाओली की आवाज सुन के जियान अपनी आईब्राउज को नेट कर लेता है, क्योंकि आज का ओल्ड जंक्शन काफी ज्यादा स्ट्रेंज बिहेव कर रहा था। लेकिन ये बात तो क्लियर थी इसका ऑरा वो सेम ही है जिसे जियान ने उस ऑक्शन में फील किया था। मतलब नीचे जो ओल्ड जंक्शन है वो कोई रिप्लेसमेंट या फिर क्लोन नहीं है। तभी हमारा ध्यान जाता है लिटिल फेरी डॉक्टर पे। वो एक हेजिटेशन के साथ कहती है कि यहाँ पे कोई चीजें सही नहीं है, क्योंकि जब हम इसका ऑरा थोड़ा सा ध्यान से सेंस करने की कोशिश करते हैं तो इसमें वो जेन्युइन दाओजोंग वाली बात नहीं मालूम पड़ती। ये सुन के जियान थोड़ा सा स्टार्टल्ड हो गया था, लेकिन अचानक से ही उसका एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। हम देखते हैं उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा खतरनाक लेवल की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को रिलीज होते हुए, जिसे वो बिना रोके हुए पूरी तरीके से इस्तेमाल कर रहा था। जियान की स्पिरिचुअल पावर ने बस एक ही सेकंड के अंदर इस पूरे फॉरेस्ट को कवर कर लिया था, और अब जियान की आंखों के आगे का पूरा सीन चेंज हो जाता है, क्योंकि अब उसे अपनी एनर्जी में सब कुछ कवर्ड दिखाई दे रहा था। और इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद लोगों की ह्यूमन बॉडीज का नजारा भी चेंज हो गया था, क्योंकि जियान को हर एक इंसान की बॉडी की जगह पे उसकी एनर्जी दिखाई दे रही थी,
जिसके रंग बस थोड़े थोड़े से अलग थे। इनमें से कुछ एनर्जी तो एकदम आग की तरह गर्म थी तो कुछ एकदम बर्फ की तरह ठंडी। खैर जियान के इस मेथड से उनकी बॉडी की दुई शो हो रही थी। जब जियान अपने स्पिरिचुअल परसेप्शन से स्कैन करता है तो अभी तक जो लोग इस फॉरेस्ट में छुपे हुए थे अब जियान उन्हें भी क्लियरली देख सकता था, मतलब उनकी एनर्जी को देख सकता था। कोइंसिडेंटली डीमन फ्लेम वैली का ग्रुप भी जियान ने डिस्कवर कर लिया था। खैर इससे पहले जियान और कुछ जान पाता तभी उसे डीमन फ्लेम वैली के ग्रुप से एक स्नॉट की आवाज सुनाई देती है। हम जियान की स्पिरिचुअल परसेप्शन से एक और स्पिरिचुअल एनर्जी को कोलाइड होते हुए देखते हैं जिससे सुनाई देता है एक बैंग साउंड। इस कोलिजन की वजह से काफी ज्यादा इनविजिबल रिपल्स चारों तरफ फैल चुकी थी, जैसे हवा में कई वेव्स क्रिएट हो जाती हैं। वहीं पे हिल टॉप पे जियान के मुंह से हम एक मफल्ड साउंड को आते हुए सुन सकते हैं, जिसके तुरंत ही बाद जियान की आंखें एकदम आइस कोल्ड हो गई थी। जियान अभी उसी हिडन स्पॉट पे देख रहा था जहाँ से वो एनर्जी आई थी। ये वही जगह थी जहाँ पे डीमन फ्लेम वैली छिपी हुई थी। जियान समझ गया था कि एनर्जी उस ग्रे रोब्ड इंसान से आई है। खैर जियान के मुंह से ये मफल्ड साउंड लिटिल फेरी डॉक्टर ने भी नोटिस कर लिया था। वो एक चिंता से पूछते हुए कहती है कि तुम्हें क्या हुआ। जियान अपने हाथ को वेव करते हुए कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस समय जियान ने अपनी स्पिरिचुअल परसेप्शन से उस ओल्ड एंशियन को टारगेट कर लिया था, मतलब उसे अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा था। अब ऐसा हो सकता है कि उस ओल्ड एंशियन की ग्रे रोब की वजह से जियान का परसेप्शन वहां तक पहुंच नहीं पा रहा है, लेकिन जियान वहां से काफी अजीब से एग्जिस्टेंस को फील कर पा रहा था, पर उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि डस्ट की एग्जिस्टेंस है क्या। हम देखते हैं जियान को अपनी फिस्ट को क्लेंच करते हुए, जिससे उसके स्पिरिचुअल परसेप्शन की इंटेंसिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। अब जैसे जियान ने अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बढ़ाई थी वैसे ही उसके सर में बहुत ही तेजी से दर्द होना शुरू हो जाता है, लेकिन इसकी वजह से जियान बिल्कुल भी पॉज नहीं करता। अभी जियान एक इस तरीके की ड्रिलिंग मशीन था जो कि हर कीमत पे ओल्ड एंशियन की उस ग्रे रोब के अंदर जाना चाहती थी। खैर जियान की ये ड्रिलिंग करीब करीब 2 मिनट तक चलती रहती है। जब जियान के सर की दर्द की वजह से वो और ज्यादा इंड्योर नहीं कर पा रहा था, हमें सुनाई देता है एक चींची वाला साउंड। जियान की जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ काफी टाइम से ब्लॉक हो रखी थी अब वो बहुत ही तेजी से उस इनविजुअल बैरियर को तोड़ देती है जिसने ओल्ड एंशियन को कवर कर रखा था। खैर इस इनविजिबल बैरियर के टूटने के बाद जियान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ओल्ड एंशियन की बॉडी को स्कैन करना शुरू कर देती है। हम देखते हैं जियान के एक्सप्रेशन को एकदम ग्लूमी होते हुए। वो कहता है ये बुड्ढा तो सच में काफी ज्यादा क्राफ्टी निकला। अब खैर इस ओल्ड एंशियन ने कौन सा ऐसा कांड कर रखा है जिसकी वजह से जियान की ऐसी हालत हो गई है, ये हम जानेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। खैर डोंट वरी, अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं इसे आज ही अपलोड कर दूंगा, नहीं तो ये बात तो पक्की है अगर मैंने इसे कल अपलोड किया तो ऑफकोर्स उस एपिसोड की ड्यूरेशन काफी ज्यादा बड़ी होगी। खैर तुम्हें ये वाला एक्सप्लेनेशन कैसा लगा है कमेंट्स में जरूर बताना, और जहाँ भी मौका मिलता है हेल गार्डन का थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट भी कर दिया करो। अब खैर ये घर की बात है तो मैंने कह दी, और तुम्हें ये बात तो बिल्कुल क्लियर ही होगी कि आगे आने वाले एपिसोड्स कितने ज्यादा एक्साइटिंग होने वाले हैं, और जहाँ पे एक्साइटमेंट थोड़ा सा कम भी होगा तुम्हारा भाई पूरी कोशिश करेगा कि उस एक्साइटमेंट को बढ़ा दिया जाए जिससे तुम बिल्कुल ही बोर ना हो। लेकिन फिर भी तुम्हारी बात तो चलो दूसरी है, मुझे भी कई चैप्टर्स पढ़ के ऐसा लगता है कि काफी ज्यादा बोरिंग से लग रहे हैं, क्योंकि उसमें राइटर ने एक ही बात कई बार रिपीट करी होती है और स्टोरी के लिए वो चैप्टर एक्सप्लेन करना भी थोड़ा सा जरूरी है। तो मैं सोचता हूँ कि उसे स्किप ना किया जाए, पर यहाँ पे रियल परेशानी तो मेरे लिए खड़ी होती है, क्योंकि अगर मैंने राइटर वाले सेम शब्द दोबारा इस्तेमाल कर दिए तो मुझे 100% गालियां पड़ने वाली हैं। अब खैर मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम्हें ये थोड़ा सा समझ में आए कि स्टोरीज में भी अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दैट। अगर आपने पिछला वाला एपिसोड नहीं देखा है तो लेफ्ट साइड में क्लिक करके देख सकते हो। साथ ही में जैसे ही नेक्स्ट एपिसोड रिलीज होता है आपको वो राइट साइड में अवेलेबल करवा दिया जाएगा, तो उसे देखना बिल्कुल मत भूलना। हम मिलते हैं वीडियो के उस पार, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।